Okay, so we are starting the new topic that is sniffing या फिर you can say network sniffing also. तो स्निफिंग को स्टार्ट करेंगे. मैंने पहले ही स्निफिंग के काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं पहले, जैसे ARP स्पूफिंग के बारे में. ARP स्पूफिंग से रिलेटेड चीज़ें, ARP से रिलेटेड चीज़ें आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, DNS से रिलेटेड चीज़ें बता रखी हैं आपको. बट स्टिल मैंने आपको उस टाइम में भी बोला था कि हम काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसा जो टॉपिक है, जैसे मैक फ्लडिंग हो गया या मैक से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ARP से रिलेटेड और भी चीज़ें हो गई, DHCP, ये सब जो होते हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम स्निफिंग जब हमारा टॉपिक आएगा तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, हम डिटेल में कंप्लीट करेंगे. हाँ, सिस्टम हैकिंग कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, सिस्टम हैकिंग में एक हमारा बस जो प्रिविलेज एस्केलेशन है एंड जो बफर ओवरफ्लो का पार्ट है वो हम अलग से करेंगे. ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है. तो यहाँ पे अब नेटवर्क स्निफिंग में, ठीक है शाम, नेटवर्क स्निफिंग को हम स्टार्ट करने वाले हैं या फिर स्निफिंग को हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं. काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हम स्निफिंग में मैंने पहले बात की थी वो हम स्निफिंग में करने वाले हैं. ठीक है, इस बार डीप में एंटर होके डीप में थोड़ा जाएंगे एंड डीप में उसको करेंगे. ओके, चलो. तो स्निफिंग या फिर बोलो या फिर नेटवर्क स्निफिंग हो गए. उसके पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिस्टम हैकिंग तक कंप्लीट नहीं हुआ है? जल्दी बता दो फटाफट. हो गया वो नहीं बोलेंगे कुछ भी चैट में. किनका नहीं हुआ है पहले ये बताओ सिस्टम हैकिंग तक? नहीं हुआ है. अभिषेक, विवेक, जतिन, विकास, कृष, करण, आशीष, शशांक, आनंद, मक्षत, अविनाश, शिवम. इन्यूमरेशन के कुछ वीडियो रहते. ठीक है, अतुल. बाकी सब लोगों का सिस्टम हैकिंग तक हो चुका है, राइट? सबका. शाम सिंह हो गया तुम्हारा सिस्टम हैकिंग तक कंप्लीट है? शाम जी. नमन, शिवम, ठीक है. ठीक है, सबका हो चुका है. हाँ शाम, प्लीज़ मैसेज करो, जो भी कंफ्यूजन है मैसेज करो फटाफट. चलो ठीक है. तो आप में से कुछ लोगों का लाइक काइंड ऑफ अभी भी बहुत पीछे है, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए. प्लीज़ रिवीजन कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए एंड वीडियोस को वापस से देखिए, नोट्स क्रिएट कीजिए. ठीक है, एवरीथिंग. चलो, डन. ओके, तो हार्दिक स्क्रीन शेयर करो एंड PDF वाली चीज़ बताते हुए लाइक जैसे स्टूडेंट्स को समझाया जाता है वैसे करके बताओ. तो लेट मी गिव यू द परमिशन. हार्दिक, नाउ यू हैव द परमिशन, स्टार्ट. स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन हाँ दिख रहा है. हाँ. एक सेकंड रुक जाओ. शाम सिंह, मैंने ये सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, डोंट वरी अबाउट दैट. आप क्लास में जब नहीं रहोगे तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है. क्लियरिंग ट्रैक्स, लॉग्स सारा कंप्लीट आज ही हुआ है. ठीक है, आपका जो पासवर्ड क्रैकिंग है वो भी इसमें कंप्लीट हुआ है. पासवर्ड क्रैकिंग ऑलरेडी हमने देखा है सिस्टम हैकिंग में ही आता है. और एक प्रिविलेज एस्केलेशन जिसको कि हम जनरली हम बोल सकते हैं कि में एक्सेस को मेंटेन करके एस्केलेट करना, वो मैंने ऑलरेडी आज क्लास में बताया कि वो एक्स्ट्रा सेपरेट टॉपिक में मैं बताऊंगा थोड़ा डिटेल में जाके. एंड जो हमारा बफर ओवरफ्लो या जो एक्सप्लॉयटेशन है जिससे कि हम एक्सेस गेन करते हैं बफर ओवरफ्लो से, या और भी तरह के एक्सप्लॉयटेशंस जो हैं, वो भी मैंने बताया कि सेपरेटली हमारा टॉपिक है डिप्लोमा में. अगर आप डिप्लोमा की सिलेबस को देखेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है बफर ओवरफ्लो एक अलग टॉपिक है, एंड हमारा जो प्रिविलेज एस्केलेशन है वो मैं अलग से कराऊंगा एकदम सेपरेट. ठीक है, ताकि थोड़ा हम डीप उसमें जाएंगे. हम अगर उसमें सिस्टम हैकिंग में ही सिर्फ करेंगे तो वो कुछ घंटों में ख़त्म हो जाएगा, बट उसको डीप हम नहीं कर पाएंगे. एंड डीप इसलिए करेंगे बिकॉज दीज आर द लाइक फेवरेट टॉपिक्स ऑफ CH प्रैक्टिकल्स या फिर OSCP लाइक एग्जामिनेशंस. तो उस लेवल पे लेके जाएंगे, समझ में आया? तो आपने शायद क्लास या तो अटेंड नहीं करी होगी या तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा. क्लियरिंग लॉग्स वाली जो चीज़ है, लॉग क्लियर वाली या ट्रैक क्लियर वाली ऑलरेडी हो चुकी है आज की क्लास में, सुबह वाली क्लास में. वीडियो को देखिएगा, आपको सारा डिटेल उसमें मिल जाएगा. ठीक है साहब?
हाँ, तो मिस किया है इस वजह से हुआ होगा, अदरवाइज हो चुकी है। ठीक है, आप एक बार वीडियो देखना शाम, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो हार्दिक, थोड़ा सा इसको मैक्सिमम मतलब बड़ा करो इस टेक्स्ट को, फॉन्ट को। हाँ ठीक है सर। हाँ ठीक है। तो मतलब पीडीएफ को एनक्रिप्ट करके मतलब पासवर्ड डाल के ही बताना है क्या उसमें? हाँ, टोटल स्टार्टिंग से बताओ बिल्कुल। अच्छा, जैसे किया था। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से कोई अपना डॉक्यूमेंट से कोई फाइल ले लेता हूँ, जैसे कौन सी लूँ? ठीक है, तो इसी को ही मैंने किया था, तो इसी को मैं मतलब खोल के इसको सेव एज करूँगा और अपने डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेता हूँ इसको। हम्म, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा अपने पीडीएफ को, और इधर मैं एक बार इसका नाम लिख लेता हूँ, हम्म, पीडीएफ को देता हूँ। और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है। फिर यहाँ पे ऑप्शंस में जाकर मैं यहाँ पे एनक्रिप्ट द डॉक्यूमेंट विद पासवर्ड पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको मैं पासवर्ड दे सकता हूँ। पासवर्ड मैं अभी सिंपल से देता हूँ, QWERTY। ओके, सेव। तो अभी देखो ये खुलने के बाद यहाँ पर मैं पासवर्ड डालता हूँ इसका। ये हो गया है। ठीक है, तो अभी मैं इसको, फाइल का है मेरी नीचे, ये रहा टेस्ट पीडीएफ वाली, ये वाली जो मैंने अभी इसके अंदर पासवर्ड लगाया है। तो मैं भी इसको यहाँ से कॉपी करके ग्राफिकली इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गई है टेस्ट पीडीएफ, ये वाला। हम्म, तो अभी अपन इसको, इसका पहले हैश निकालेंगे जॉन से। तो उसके अंदर एक जॉन की ये यूटिलिटी है अपने पीडीएफ टू जॉन, और उसके बाद जाके मैं अपने पीडीएफ का नाम दूंगा टेस्ट अंडरस्कोर पीडीएफ। सॉरी, हाँ, पीडीएफ टू जॉन और टेस्ट अंडरस्कोर पीडीएफ। पीडीएफ, तो पहले मैं इसको चेक करता हूँ कि ये सही है ना। फाइल नॉट फाउंड, टेस्टिंग, ओके, टेस्टिंग नाम है इसका। टेस्टिंग, ओके। और इसको मैं फिर इसके हैश एक फाइल में सेव करता हूँ, न्यू अंडरस्कोर हैश अंडरस्कोर पीडीएफ डॉट टीएक्सटी, एंटर। ये हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हैश आया है क्या। हाँ, यहाँ पे हैश आ गया सक्सेसफुली। तो अब इसको जाके अपन क्रैक करेंगे जॉन से, और हैश दे देते हैं न्यू अंडरस्कोर। और मतलब पासवर्ड तो बहुत इजी है, तो अगर मैं डायरेक्टली भी यहाँ से इसको एंटर करूंगा तो भी क्रैक कर देगा, बट फिर अपन वर्ड लिस्ट यूज कर ही लेते हैं। ये में शेयर में लिस्ट में .txt एंड एंटर। इसने क्रैक कर दिया है QWERTY। हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक क्रैक है। हो गया। ठीक है, तो गाइस आप सबने देखा यहाँ पे, जिनका अगर पीडीएफ वाला चीज़ नहीं हुआ होगा तो सिंपल है, जिप, लाइक जिप है, जिप जैसे आपने किया था वैसे ही सेम है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेम चीज़ है। तो आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हो। ठीक है, सेम चीज़ है। आई होप कि आप में से जिनका नहीं हुआ होगा वो कर लेंगे। अब एटलीस्ट इतना हिंट मिल गया आपको, हिंट क्या पूरा करके उसने दिखा दिया, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स इट फाइनल। तो यहाँ गाइज, अब यहाँ तो आपने देखा लाइक जेप या पीडीएफ हो गया या कुछ भी हो गया, ये हमने नॉर्मल से पासवर्ड पे देखा। नॉर्मल 1 2 3 4 5 QWERTY ऐसे पासवर्ड्स जो काफ़ी इजी हैं, इजी टू क्रैक है, हमने वो देखा। जब भी आप जैसे ही एक ऐसे पासवर्ड के लिए क्रैक करोगे जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, या तो वर्ड लिस्ट में आपके प्रेजेंट नहीं है, फिर वो नियर टू, देखो वर्ड लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है जो पासवर्ड, वो तो कभी क्रैक ही नहीं होगा। ये याद रखना, जब आप वर्ड लिस्ट को यूज कर रहे हो तो दैट विल नॉट बी क्रैक्ड। बट जब आप इंक्रीमेंटल जैसे मोड
या फिर रूल्स को डिफाइन करके जॉन द रिपर से क्रैक करने की कोशिश करते हो, उस केस में गाइज आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम लग सकते हैं, क्योंकि इंक्रीमेंटल मोड भी जो यूज होता है वो इंक्रीमेंटल मोड भी एक कैरेक्टर सेट को यूज करता है। जैसे कि हमने देखा था कैरेक्टर सेट्स जो थे CHR, या फिर हमने जब क्रंच को यूज किया था तो उस टाइम में भी कैरेक्टर सेट्स थे, ठीक है ना। तो क्रंच जो वो कैरेक्टर सेट्स को यूज करता है, अब वो कैरेक्टर सेट्स से जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकता है वो बनाएगा एंड स्टिल ट्राई करेगा आपके पासवर्ड को क्रैक करने का। उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है एंड आपके पास इतने रिसोर्सेज, आप में से किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे आपके सिस्टम में जो वो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड को या 10 या 12 डिजिट पासवर्ड्स को क्रैक कर पाए, ठीक है। तो बस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। मशीन्स लैब्स वगैरह ट्राई हैक मी पे सॉल्व कर सकते हो वहाँ पे भी, बट स्टिल वो भी उतना वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, जितना हो सकता है उतना ही करेंगे आपको, ठीक है। तो दैट्स इट गाइज, यहाँ पे अब हम स्निफिंग स्टार्ट करेंगे एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी कवर्ड इन स्निफिंग, ठीक है। क्रैक करना होगा तो कैसे होगा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, यही तरीका है। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड जब भी आपको क्रैक करना हो कुणाल, अगर कोई नहीं ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट को आप क्रैक नहीं, अब मैं समझ रहा हूँ क्या बोल रहे हो, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं। पहले कोई आता है जिप इलीगली, कोई आता है जिप फाइल का पासवर्ड क्रैक करना, उसके लिए 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, बट मैं नहीं लेता क्योंकि उसका कोई रीज़न, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मैं 2-3 लाख रुपए लगा दूंगा अगर मैं वो पूरे, और थोड़े पैसे और ज़्यादा लगाऊंगा तब जाके कहीं शायद कुछ हो सकता है, लाइक इतनी प्रोसेसिंग पावर मैं खरीद लूँ देन जाके, बट मुझे लगता फिर भी अगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स है तो इट विल टेक मंथ्स, ईयर्स, कितने साल कितने टाइम लग जाएंगे, इसका कोई भी गारंटी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका कोई भी, ब्रूट फोर्स इज द ओनली टेक्निक टू क्रैक अ पासवर्ड, ठीक है। बाउंटी के सब्जेक्ट में सर, बाउंटी के सब्जेक्ट में भी अगर बहुत कॉम्प्लेक्स पासवर्ड है ना तो उसको नहीं कर पाओगे क्रैक, मतलब क्रैक हो जाएगा 100%, ब्रूट फोर्स से ही होगा, बट तुमको ये क्वेश्चन करना है खुद से, क्या मैं 10 साल देने के लिए तैयार हूँ, क्या मैं 5 साल देने के लिए तैयार हूँ, क्या मेरे पास इतने सिस्टम रिसोर्सेज हैं। अगर है तो ठीक है, अगर आपके पास सुपर कंप्यूटर है तो बिल्कुल कर सकते हो, यू लाइक 1-2 साल लगेंगे, हो सकता है क्रैक। अगर आपके पास 6 महीना है, सुपर कंप्यूटर है, बहुत ही हाई एंड कंप्यूटर है, बिल्कुल कर सकते हो। बस सिंपल सी चीज़ है। क्लाउड में भी कोई भी मशीन यूज़ कर रहे हो तो क्लाउड कंप्यूटर्स का भी गाइज एक लिमिटेशन होता है। क्लाउड कंप्यूटर भी जो आपको क्लाउड में जो भी स्टोरेज या जो भी कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो अपने अकॉर्डिंग ही तो करेगा ना यार, अब पूरी थोड़ी ना आपको प्रोसेसिंग दे देगा। हाँ, बड़ी कंपनी जैसे है ना, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, बिग टेक कंपनी जिनको बोलते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, IBM हो गया या सिस्को हो गया, ऐसी कंपनीज के पास मोर देन इनफ रिसोर्सेज होते हैं, दे कैन क्रैक एनी पासवर्ड काइंड ऑफ, ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। बट वी आर नॉट द कंपनीज, वी आर इंडिविजुअल्स, तो हमारे लिए वो नॉन अफोर्डेबल हो जाता है। हाँ, अगर लेकिन अगर आप यू आर अ करोड़पति, अगर लेट सपोज अगर कोई करोड़पति हो तो फिर कर सकते हो। हाँ, इसका सॉल्यूशन है, टूल्स हैं, लाइक टूल्स का मतलब है कि अगर कुछ टूल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, मार्केट में, पासवर्ड रिकवरी के टूल्स वो है बेसिकली, वो भी पासवर्ड रिकवरी के टूल्स जो है गाइज वो किसी ना किसी तरह के वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके निकालते हैं। जैसे कि आपका LSAS को बाईपास करना या LSAS को एक्सप्लॉइट करके एंड डायरेक्टली जंप करना, लॉगिन जंप करना या लॉगिन बिना पासवर्ड के डायरेक्टली लॉगिन कर देना, ये काम आपका जो करता है वो आपका जो टूल है कॉनबूट। कॉनबूट का नाम अगर आपने सुना होगा, आपको पता होगा, तो कॉनबूट इज़ अ वेरी यूनिक टूल एंड वो कॉनबूट इसी तरह का कुछ काम करता है। दे बाईपास द लॉगिन सीक्वेंस, दे बाईपास द LSAS थिंग एंड दे जस्ट जंप द लॉगिन। लॉगिन को जंप बस करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, वो दे डोंट क्रैक द पासवर्ड। तो आपका विंडोज़ का पासवर्ड चाहे कुछ भी हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, दे कैन बाईपास इट। तो अगर ऐसा कुछ कहीं होता है, कितने भी कॉम्प्लेक्स पासवर्ड को बाईपास किया जा रहा है, इट मीन्स आप वहाँ समझ जाइएगा कि क्रैक नहीं हो रहा है, उनकी कैपेसिटी से बाहर है। कोई टूल आपका पासवर्ड क्रैक नहीं कर सकता, ये बात दिमाग में रखिएगा, इस मिसकंसेप्शन को हटा दिए। कोई भी टूल आपके पासवर्ड को क्रैक, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड को क्रैक नहीं कर सकता है, नॉर्मल पासवर्ड को क्रैक कर सकता है, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड को तुरंत क्रैक नहीं कर सकता। अगर कर रहा है इट मीन्स दे आर यूजिंग सम काइंड ऑफ एक्सप्लॉइट्स, मतलब वल्नरेबिलिटी जिनको एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं। रिसेंट में आपने न्यूज़ में गाइस देखा होगा, देखा नहीं सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, कुछ टाइम पहले की बात है कि एप्पल iOS लेटेस्ट डिवाइसेस के भी एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल थे एक कंपनी के पास, जिन्होंने, आपने जब वो न्यूज़ सुनी थी पेगासस के बारे में, पेगासस आपने स्पाईवेयर जो था उसके बारे में अगर आपने सुना होगा, तो पेगासस स्पाईवेयर के क्रिएटर्स जो थे गाइस, द क्रिएटर्स फ्रॉम पेगासस स्पाईवेयर्स,
उनके बारे में आपने पढ़ा होगा कि उनके पास इवन लेटेस्ट iOS वर्जन, लेटेस्ट मैक OS वर्जन, लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन्स के भी एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल थे जो डार्क मार्केट में सेल किए जाते थे या फिर उनको रीसेल किया जाता था और उनको दिया जाता था जो उनके क्लाइंट्स थे जो उसका यूज करके स्पाई सॉफ्टवेयर्स बनाते थे। समझ में आया? जी हाँ, 0 डे वल्नरेबिलिटी जिसको आप बोलते हो, ठीक है, वही बात है, वही बात है। तो अब गाइज एप्पल ने बोला आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए, यू जस्ट अपडेट द सॉफ्टवेयर बिकॉज हमारे इसमें वल्नरेबिलिटी है, ये है, फलाना है, ढिकाना है, ऐसे। अरे भैया, जब अपडेट दिस सॉफ्टवेयर तो अपडेट करके उस टाइम में तो कर दिया भाई काम। व्हाट अबाउट कि अभी भी नहीं है प्रेजेंट, इसकी क्या गारंटी है? हमें जब न्यूज़ से पता चला तब तो हमें पता चला ना कि आपके अंदर ये वल्नरेबिलिटीज, 0 डे वल्नरेबिलिटीज अवेलेबल थे। अब अभी भी है कि नहीं, इसकी गारंटी क्या है? आप थोड़ी ना बताओगे कि हमारे पास 0 डे हमारे एप्पल के प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में, नहीं बता सकते। सिंपल। पेगासस खुद को हाइड करने में एक्सपर्ट है। इसका रीजन है कि पेगासस नहीं, कोई भी अपने आप को हाइड करने में एक्सपर्ट हो जाएगा, उसके पास 0 डे होगी। तो आपके पास भी किसी कंपनी, किसी सर्विस की 0 डे हो जाएगी ना, तो आप भी अपने आप को कंप्लीटली हाइड कर सकते हो क्योंकि वो 0 डे है। बस बात खत्म। And 0 days are the vulnerabilities which patches are still not available and still open in market। अभी भी वो vulnerabilities open है and उसका exploit कोई भी कर सकता है। and ये सबसे most dangerous चीज़ें होती हैं, dangerous thing। उसके बारे में आप कभी भी assumptions नहीं कर सकते। you can't expect any time कि वो क्या, कब, किस में 0 डे आ जाए। मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़ का 11 यूज़ कर रहा हूँ, लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी 0 डे होगा 110%। मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, मैक ओएस यूज़ कर रहा हूँ, उसमें भी 0 डे होगा 110%। 0 डे मीन्स बता दूंगा, टेंशन मत लो। 0 डे का मतलब फिलहाल इतना जानो कि एक ऐसी वल्नरेबिलिटी जिसका एक्सप्लॉइट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है बट उसका पैच अवेलेबल नहीं है, मतलब उसको अभी तक पैच नहीं किया गया। ऐसी वल्नरेबिलिटी, उसको ठीक नहीं किया गया हो उस पर्टिकुलर वर्जन के अगेंस्ट, ठीक है। कुछ वर्जन्स को पैच कर दिया जाता है, कुछ वर्जन्स को छोड़ के नेक्स्ट वर्जन पे जंप कर दिया जाता है, तो उसको हम फिर वो जो वर्जन है वो एक्सप्लॉइट डीबी जैसे डेटाबेस में स्टोर कर दिए जाते हैं, ठीक है। दैट्स इट। बाकी हम तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे ही, ठीक है। एंड 0 डे की आपकी स्पेशल क्लासेस मैं ट्राई करूँगा अरेंज करने की। दैट विल बी नॉट बाई माई सेल्फ, मैं मेरा एक स्टूडेंट है, उससे ट्राई करवाऊँगा करवाने की। एंड आप में से काफ़ी लोग उसको जानते भी होंगे। हिज नेम इज संप्रीत, because he has already worked as 0 day researcher in a company। काफ़ी टाइम से वो काम भी कर रहा था, तो he has a lot of experience on that। उसने जो चीज़ करा हुआ है, तो मैं उसके थ्रू एक सेशन अरेंज करने की कोशिश करूँगा जहाँ आपको वो 0 डे का पूरा इन डेप्थ नॉलेज देगा एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग। मतलब लास्ट में जो हमारा एक्स्ट्रा सेशन, इस DCS में एक्स्ट्रा सेशंस भी होने वाले हैं अगर आपको नहीं पता तो। मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है मेरे हिसाब से, लाइक, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है DCS के अंदर में, तो वो मैं ट्राई करूँगा। एंड इवन जो एक्सपर्ट जिसमें है ना, उससे मैं ट्राई करूँगा करवाने का, ठीक है, वो एक्स्ट्रा सेशंस में, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। एंड ये सब चीज़ उनको ही मिलेगी जो कंटिन्यू रहेंगे। जो कंटिन्यू नहीं रहेंगे, मैं ऑलरेडी मेरे नोटिस में है, मैं सबको नोटिस कर रहा हूँ एवरीथिंग। माइक्रोसॉफ्ट में बग फाइंड करने के $5000 रिवॉर्ड मिले थे उसको, ठीक है। एंड आई रिमेंबर कि उसने मुझे आई थिंक सबसे पहले उसने मुझे मैसेज किया था एंड ही वॉज वेरी मच हैप्पी कि भैया मेरा $5000 का पहला सबसे बड़ा बाउंटी लगा है। एंड बिलीव मी, मुझे उसके मैसेज में आई गॉट सिवरिंग टाइप, मतलब मुझे कुछ ज़्यादा खुशी हुई उसके मैसेज से, उसके इस तरह के, क्योंकि मैं समझ सकता था कि हाउ ही मस्ट बी फीलिंग। हिज फर्स्ट बिगेस्ट रिवॉर्ड वॉज दैट, ठीक है, $5000 का। तो मैं समझ गया, तो फिर उसके बाद उससे बातें हुई हैं और एंड ऑल। तो मैं यही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जब कोई एक बंदा कोई अचीवमेंट ले सकता है, कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। यू आर नॉट डिफरेंट, आपके पास भी सेम मेंटल लेवल है। मेंटल लेवल किसी का भी अलग नहीं होता, याद रखिएगा। ट्रेंड एंड अनट्रेंड माइंड्स होती है, बस दैट्स इट। ट्रेंड एंड अनट्रेंड माइंड, जिनका माइंड ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, बहुत लो काम करता है, स्लो काम करता है, बहुत चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही है, इसका मतलब आपका माइंड अनट्रेंड है। लेवल सेम है आपके माइंड का, जो लेवल बाकियों का है आपका भी सेम है। उसको ट्रेन करने की ज़रूरत है। जिस दिन आपने ट्रेन कर लिया उस दिन आपका मतलब आपको लाइक
कोई भी लाइक आपको पीछे नहीं कर सकता, मैं ये बोल रहा हूँ, कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता, यू विल बी हेड ऑफ ऑल। चलो तो स्टार्ट करते हैं गाइज, विल स्टार्ट द स्निफिंग थिंग, देयर लॉट टू डिस्कस इन स्निफिंग। सो एज यूजुअल जैसे कि हम चलते हैं, पहले हम सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझेंगे एंड देन वी विल मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक चीज़ बताओ आप लोग, ये क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या लगता है कि थियरीज जो होते हैं हमारे, वो थियरीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं आपके हिसाब से, मतलब व्हाट यू थिंक सो अबाउट दिस, थियरीज आर इंपॉर्टेंट और नॉट इन एनी टाइप ऑफ स्टडीज, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी और किसी भी तरह के? ओके, थियरीज आर इम्पोर्टेंट। ओके ठीक है, इम्पोर्टेंट है मतलब, है ना? इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि बिल्कुल सही श्याम, क्योंकि आप अगर जो लोग ट्राई हैक में भी करते हैं गाइस, तो आपने देखा होगा ट्राई हैक में थ्योरीज भी होते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल्स नहीं होता, याद रखिएगा। अब आपको थ्योरीज में बताते हैं, सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। थियरीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन होती है कि थियरीज से क्या है यार, प्रैक्टिकल सर, प्रैक्टिकल, या बहुत सारे मैंने सुने हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से पहले, अभी इधर नहीं, ऐसे लाइव ट्रेनिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली मैंने वर्कशॉप्स वगैरह दिए हैं या वर्चुअल मीटिंग्स वगैरह में या फिर ऐसे ही वर्चुअल वर्कशॉप्स वगैरह में मैंने सुना हुआ है। तो उनको बहुत लोगों को तो समझा देता हूँ, बहुत लोगों को समझा पाना मुश्किल हो जाता है। थ्योरीज आर एज मच इंपॉर्टेंट एज प्रैक्टिकल्स, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन प्रैक्टिकल्स। आपको बिहाइंड द सीन कंसेप्ट नहीं पता है तो आपसे फिर वो प्रैक्टिकल करना बेकार है वो, क्योंकि प्रैक्टिकल कोई भी एक बच्चे को बता दो वो कर लेगा। गिटहब का टूल उसको क्लोन करना बता के चलाना सिखा दो, कर देगा, डॉस अटैक भी कर देगा, उसके पीछे की चीज़ नहीं पता होगी। फिशिंग कर देगा, पीछे की चीज़ नहीं पता है, स्निफिंग कर देगा, पीछे का चीज़ नहीं पता है, ठीक है। तो दैट्स वाई थ्योरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्निफिंग थियरी। ध्यान दीजिएगा थियरी पे भी, एग्जाम्स में इंटरव्यूज़ वगैरह जो आप देते हो या दोगे आगे चल के, उसमें ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है गाइस। आपको आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, आप सिर्फ थियरी एंड कंसेप्ट के थ्रू आप इंटरव्यूज क्लियर कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी के। इंटरव्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल इंटरव्यूज, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, उसको आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप प्रैक्टिकल नहीं दिखाते हो, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन का आंसर थियरी के अपने नॉलेज पे ही दे सकते हो। वह नॉलेज नहीं होगी तो कांट। बस चलिए भाई, तो बहुत हो गई ज्ञान की बातें। चलिए स्टार्ट कीजिए, प्लीज़ नोटबुक अपना ओपन कीजिए सभी एंड स्टार्ट राइटिंग। थोड़ा फास्ट आप लोग प्लीज़ फास्ट कीजिएगा, एंड वेरी मच रिक्वेस्ट टू एवरी वन टाइपिंग ऑनलाइन, प्लीज़ आप अपने टाइप जो भी आप टाइप करते हो उसको भैया कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, ठीक है। अच्छा मैंने एप्पल का, मेरे पास एप्पल का जैसे मैकबुक है एंड एप्पल का फ़ोन है, एंड मैं पहले सोचता था कि मतलब एप्पल की चीज़ें क्यों लेते हैं बेकार की लोग, फालतू के पैसे वेस्ट करते हैं या इतनी महंगे लेते हैं बिना मतलब का। मुझे शो ऑफ ज़्यादा लगता था, एंड एक्चुअली शो ऑफ होता भी है, लाइक करने में मज़ा भी आता है, एंड हर कोई करता है, ठीक है, दैट इज़ नॉट बैड थिंग। बट एप्पल का जो गाइज इको सिस्टम है, आप में से कुछ लोग एप्पल का ऑलरेडी डिवाइस यूज़ करते हैं, तो दे मस्ट बी नोइंग। बाकी जो लोग नहीं करते हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि एप्पल का जो इको सिस्टम है ना, उसका कंपैरिजन कोई भी डिवाइस या कोई भी इको सिस्टम नहीं कर सकता है, नेवर एवर। अलग लेवल का इकोसिस्टम है, अलग लेवल की चीज़ें हैं। अगर आपके पास एप्पल का आईपैड है, अगर आपके पास एप्पल का मैकबुक है और आईफोन है, तीनों है, तो ये बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आप हर चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हो। आपके वजह से फ़ोन है मेरा, जैसे मेरा फ़ोन है, मेरा मैकबुक है, तो जैसे मैंने अपने फ़ोन में क्या किया, मैंने इकोसिस्टम मेरा सब कुछ इनेबल करके रखा है, जो जो चीज़ें चाहिए रिक्वायरमेंट दोनों जगह। तो मैंने अगर जैसे मेरा फ़ोन है, तो मैं फ़ोन में गया, मैं कहीं पे, ठीक है, अब मैंने कहीं पे कोई चीज़ कॉपी की,
और मैंने फ़ोन में कोई भी चीज़ कॉपी की एंड मैं डायरेक्टली एट द रियल टाइम मैकबुक में उसको पेस्ट करूँगा तो वो पेस्ट हो जाएगा वहाँ पे। कोई लिंक मैंने यहाँ फ़ोन में कॉपी किया, मैं वहाँ पे मैकबुक में ब्राउज़र में जाके डायरेक्टली एड्रेस बार में पेस्ट करूँगा, वो पेस्ट हो जाएगा एट द रियल टाइम। ऐसा नहीं कि ऐसा मतलब ऐसा कहीं पे जाके वहाँ से खोजना है आपको, कहीं से उठाना नहीं, यहाँ कॉपी करो वहाँ पेस्ट करो, ठीक है। सबसे बहुत ही ईजिली मैं अपने फ़ोन में कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइस पे कोई भी चीज़ प्ले करूँगा, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, कुछ भी, एक बार क्लिक करूँगा एक टैब बटन पे, जिसको कि आप बेसिकली स्क्रीनिंग बोल सकते हो या जो भी है होता है एंड्रॉयड में, बट ये काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है। टैप किया और डायरेक्टली रियल टाइम में वहाँ प्ले होने लगता है, वहाँ पे चलने लगेगा। इसमें कोई भी स्क्रीन मिररिंग ऐसा कुछ फीचर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिया रहेगा, वो कर सकते हैं। फोल्डर को भी, हाँ फोल्डर को भी ओपन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फोल्डर भी ओपन होगा, वहाँ पे सारी चीज़ें ओपन होंगी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर आपके पास आईपैड है और मैकबुक है तो आप आईपैड को मैकबुक के पास ले जाओ, बस एक यूनिवर्सल कंट्रोल है, उसको इनेबल करना होता है, बस बात खत्म। सेटिंग में मैकबुक को पास में ले जाओ आईपैड के, और आईपैड के कर्सर से आईपैड के ऊपर के फोल्डर को ड्रैग करो और मैकबुक में ले जाके पेस्ट कर दो समझ में आया? मैकबुक में पेस्ट सेम वो चीज़ें कर दो, ठीक है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस कभी भी ट्रस्ट वर्दी, मतलब ट्रस्ट वर्दी की बात नहीं करूँगा मैं, बट कभी भी इतने ज़्यादा जो है ना वो फिजिबल नहीं होते हैं। इसमें इतना स्मूथ काम करेगा ना तो मतलब बिना थर्ड पार्टी के कि तुम्हें आइडिया भी नहीं लगेगा, ऐसा है। मतलब एक माउस है बट तुम उस माउस को अपने आईपैड में भी यूज कर सकते हो, अपने मैकबुक में भी यूज कर सकते हो, बिना किसी कनेक्टिविटी, मतलब वायरलेसली सब कुछ है। वो बहुत कुछ ऐसे सेटिंग भी नहीं करना, बहुत कुछ जाके ऐसे कुछ कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ यस राइट, आईफोन कैम को मैकबुक पे यूज कर सकते हैं, ये भी सही बात है। लाइक आईफोन के कैमरा है उसको तुम मैकबुक के वेब कैम की तरह यूज कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग। मतलब भर भर की चीज़ें दी है। सबसे ज़्यादा जो इफिशियंट वर्क है इसका, सबसे इफिशियंट काम ये है गाइस कि यहाँ कॉपी किया और वहाँ पेस्ट किया, ये चीज़ बहुत काम आती है, बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। किसी भी तरह के यूआरएल कॉपी किया वहाँ पेस्ट किया, ऐसी चीज़ें। उसके बाद कोई भी फाइल को एयर ड्रॉप के थ्रू अपने फ़ोन से वहाँ ड्रैग कर लो, वहाँ से अपने फ़ोन में भेज दो, एकदम पट से आ जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड मैक एप्पल इकोसिस्टम। मैक स्टूडियो इज ऑल्सो गुड, बट इतने पैसे फिलहाल अपने बाहर के हैं चीज़ें। एप्पल का सब कुछ सही है। आईपैड, आईपैड आप में से किसी के पास है? एनीवन इज हैविंग आईपैड? आईपैड को यूज़ करता है क्या? आईपैड मैक मतलब एप्पल का आईपैड को यूज़ करता है? अभिषेक सिंह, अच्छा अभिषेक यूज़ करता है, मतलब कोई यूज़ करता है वही बताओ बस। तो अभिषेक सिंह ओनली यूज़ करता है। अपग्रेडेबल क्या? हाँ रैम वोम ऐसे अपग्रेडेबल नहीं है आदित्य, या स्टोरेज वगैरह अपग्रेडेबल नहीं है मैकबुक में। अच्छा आईपैड यूज़ करते हैं, अभिषेक सिंह यूज़ करते हैं। पुराना मॉडल कौन सा पुराना मॉडल है? नॉर्मल आईपैड है, सीधा जो आईपैड एक आता था वो है, सिंपल एक आईपैड जो आता था। चलो, तो मैं भी सोच रहा हूँ आईपैड ले ही लूँ यार, देखता हूँ। ईएमआई पे लेना पड़ेगा बिकॉज डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। आईपैड इज़ ऑल्सो वेरी मच गुड थिंग, काफ़ी अच्छी चीज़ है। यस सर ले लीजिए, बोल तो ऐसे है जैसे कि 4-5 हज़ार की चीज़ें ले लीजिए। सोचना पड़ेगा भाई, सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं, आईपैड इज़ वेरी मच यूजफुल। आईपैड प्रो लेना सर, ऐसा क्यों? शाम सिंह बताइए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आईपैड प्रो ही क्यों लूँ? मतलब आईपैड एयर भी तो चलेगा ना, प्रो में कुछ अलग है क्या? मतलब मुझे बताओ अगर जानकारी है तुम्हें तो, ताकि मुझे मुझे भी पता चले भाई। नहीं ऐसा कुछ प्रोसेसर का कुछ नहीं है, मैंने देखा है। आईपैड प्रो, आईपैड एयर अभी जो भी है M1 प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं गाइज, M1 चिप जो है M1 के साथ आ रहा है। आईपैड एयर भी आ रहा है M1 चिप के साथ, आईपैड प्रो भी आ रहा है, दोनों में सेम है, सेम प्रोसेसिंग लेवल सेम है, ऑपरेटिंग लेवल भी ऑपरेशन लेवल भी सेम है, ब्राइटनेस का भी थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा हल्का फुल्का होगा, बाकी सभी चीज़ें थी में थोड़े फीचर्स ज़्यादा हैं बस, और कुछ भी नहीं हो। फीचर्स ज़्यादा है। और तुम आईपैड में जनरली बेसिकली मैकबुक का 99% काम कर सकते हो, ये बात आपको पता होना चाहिए। जनरली एंड्रॉयड टैब्स में ऐसा आप नहीं कर सकते। एंड्रॉयड के जो टैब्स आते हैं, कि कोई भी टैब जो आता है जनरली, अगर कॉस्टली टैब में ना जाए हम, अगर सैमसंग के 60-70 हज़ार से ऊपर वाले टैब में ना जाएं,
तो जनरली हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन आईपैड में यू कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ योर मैकबुक। बस कुछ चीज़ें जो स्पेसिफिक मैकओएस के लिए, वो चीज़ें छोड़ के एवरीथिंग यू कैन डू, ये उसका बेनिफिट है। और बाहर से यार कोई कोई किसी का कोई बाहर रहता है तो मुझे बताना भाई, दुबई वगैरह में, दुबई से थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो अगर कोई रहता है तो मुझे बताना, मैं इंपोर्ट कराना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा कोई मिलता ही नहीं है जो बाहर दुबई वुबई जहाँ रहता हो या जाता हो, या वहाँ से कोई उसका आता हो या वहाँ से मंगा सकता हो। तो वहाँ का कॉस्टिंग कम है एंड वहाँ पे टैक्सेस भी कम देने पड़ते हैं, दैट्स वाई। तो अगर कोई हो तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। हाँ शाम सिंह, प्लीज़ ट्राई करो भाई, ट्राई करो। चाइना में कोई है तो वही बता देना, बट ये चाइना वालों से मुझे मन नहीं करता खरीदने का, लेकिन मन नहीं करेगा तो वहीं से सही है, दुबई से। टेक्निकल गुरुजी से बात कीजिए, टेक्निकल गुरुजी हमसे बात ही नहीं करेंगे, हम जैसे लोगों से तो क्या बात करें। चलो, तो यहाँ पे स्निफिंग से स्टार्ट करते हैं गाइस। चलो बहुत हो गई बातें यार, बहुत डिस्कशन हो गई यहाँ पे ये सब। अब देखो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं एंड रिकॉर्डिंग्स के में ऑलरेडी आ रही हैं, तो ये रिकॉर्डिंग में रहेंगी ये चीज़ें। तो अपना काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है, बट ठीक है, कोई अगर रिकॉर्डिंग देखेगा सोचेगा अरे यार कितनी बहस हो गई है, कितनी बातें हो रही हैं। तो पैकेट स्निफिंग, सबसे पहले बात करते हैं स्निफिंग में। पैकेट स्निफिंग क्या होती है, जल्दी फटाफट राइट इट, लिखो गाइस फटाफट। तुम लोग ऐसे मतलब बहुत मजे आते हैं तुम लोग, मतलब कि सर ले लीजिए ऐसे, पता है ना 50-60 हज़ार रुपये का है, 60 हज़ार के आसपास का अराउंड पड़ेगा, लेने की में हालत ख़राब हो जाती है भाई। तो इतना आसान नहीं है ना। क्या हो गया, हाँ वाह, अभिषेक नागर बोल रहा है हाँ तो क्या हुआ, हाँ तो क्या हुआ। अरे तो तुम लोग मिल के दे दो यार, तुम ही लोग मिल के दे दो ना, जब क्या हुआ तो तुम ही लोग मिल के दे दो, 2-2 हज़ार रुपये लगेंगे तुम लोगों के, इतना गिफ्ट कर दो मुझे, इतना तुम लोगों को लग रहा है क्या हुआ, तो 2-2 हज़ार रुपये में गिफ्ट कर दो, बस सिंपल सी बात है ना, उसमें क्या हो जाएगा। क्या हुआ बोल रहा है देखो, ओह माय गॉड। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो पैकेट स्निफिंग स्टार्ट करते हैं एंड पैकेट स्निफिंग के बारे में लिखिए जरा फटाफट, और थोड़ा फास्ट लिखिएगा, बच्चों टाइप नहीं लिखना आप लोगों को यार, थोड़ा बड़े टाइप, थोड़ा फास्ट लिखो। और टाइपिंग वाले ऑनलाइन प्लीज़ कॉपी पेस्ट जरूर से कीजिएगा, ताकि मेरी जो बोलने की मेहनत है वो थोड़ी बच जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट करना पड़ता है मुझे इसकी वजह से। अगर आप टाइप करके वहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो मेरा थोड़ा वो बच जाता है स्पीकिंग वाली चीज़। सो गाइस, packet sniffing is the process of monitoring and capturing all data packets. Packet sniffing is the process of monitoring and capturing all data packets passing through a given network. Passing through a given network. Passing through a given network. Passing through a given network using a software or hardware devices. Software application or hardware devices. Using a software application or hardware devices. ठीक है। Packet sniffing allows an attacker packet sniffing allows an attacker to gather sensitive information, sensitive information. Packet capture बोलो या packet sniffing allows an attacker packet sniffing allows an attacker .
to gather sensitive information, such as passwords, traffics, chat sessions, etc, etc. Packet sniffing allows an attackers to gather sensitive information such as passwords, chat sessions, account informations and different type of traffics. ये भी लिख सकते हो, traffics लिख लो, different type of traffics लिख लो. ठीक है. ओके. नाउ ये तो हो गया हमारा स्निफिंग का, ये हमारी हो गई स्निफिंग हो गई. ओके. नाउ आफ्टर दिस स्निफिंग, नाउ हाउ द स्नीफर वर्क्स. जो भी स्नीफर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, स्नीफर ये कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं. तो लिखिए, a sniffer turns the NIC of a system, जिसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. A sniffer turns the NIC of a system to the promiscuous mode. Promiscuous mode का मतलब तुम सीधा समझ लो मॉनिटर मोड. जो आपने देखा होगा, जो आपके वाईफाई अडेप्टर्स वगैरह आते हैं उसमें मॉनिटर मोड आप एक्टिवेट करते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में. तो मॉनिटर मोड यही हो गया प्रॉमिस्कियस मोड. एक तरह से मॉनिटर मोड का एक तरह से यू कैन से, इसको देखो पूरा कंप्लीटली प्रॉमिस्कियस मोड को हम मॉनिटर मोड तो पूरा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा लिखो आगे, द स्निफर टर्न्स द NIC ऑफ अ सिस्टम टू द प्रॉमिस्कियस मोड so that it listen to all the data transmitted on its segment. So that it listen to all the data a sniffer turns the NIC of a system to the promiscuous mode so that it listen to all the data transmitted on its segment. ठीक है, सेम चीजें हैं. तो ये और एक तरह से आप इसको मॉनिटर मोड मतलब बोल सकते हो. तो बेसिकली प्रॉमिस्कियस मोड में कन्वर्ट कर देता है NIC को, एंड सारी जो डेटा है, ट्रैफिक है, उसको मॉनिटर करता है या फिर उसको लिसन करता है उसके. ठीक है, दिस थिंग हैपेंस इन स्निफर्स. जो स्निफर्स होते हैं या स्निफिंग के जो टूल्स होते हैं या जो भी उसके स्क्रिप्ट्स होते हैं वो ऐसे काम करते हैं. नाउ स्निफिंग के दो टाइप्स होते हैं, जैसे बाकी चीज़ों के टाइप्स हैं वैसे ही स्निफिंग के भी टू टाइप्स होते हैं. एक जो होता है वह जिसको बोलते हैं पैसिव स्निफिंग, एंड दूसरा जो होता है वो होता है एक्टिव स्निफिंग. ठीक है, दैट्स इट. पैसिव स्निफिंग एंड एक्टिव स्निफिंग. नाउ व्हाट इज पैसिव एंड व्हाट इज एक्टिव, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. सो लिखिए इसके बारे में, पहले पैसिव स्निफिंग के बारे में लिखिए पहले. पैसिव स्निफिंग में जो स्निफिंग होती है वो हब के थ्रू होती है. हब एक डिवाइस होता है, स्विच की तरह होता है जिससे कि मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्शंस बनते हैं. एक डिवाइस होता है जिसमें मल्टीपल नेटवर्क कनेक्शंस एस्टैब्लिश होते हैं. स्विच होता है, स्विच में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं एंड उससे फिर मल्टीपल कनेक्शंस एस्टैब्लिश किए जाते हैं. ठीक है.
हब में एक जंक्शन टाइप हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, जहाँ से सभी कनेक्शंस आपके जो है वो निकलते हैं। तो लिखिए पैसिव स्निफिंग रेफर्स टू स्निफिंग थ्रू अ हब। पैसिव स्निफिंग refers to passive sniffing refers to sniffing through a hub, hub, hub. देखो आप लोग का सेल्फ एक्सप्लोरेशन ऐसे ही होना चाहिए। सेल्फ जो आप एक्सप्लोर करते हो उसका मेरा कहने का सेंस क्या होता है, एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़, अगर मैं किसी एक टॉपिक, कोई एक ऐसी टॉपिक है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पा रहा या नहीं कर रहा किसी भी रीजन से, जैसे मान लो सिलेबस में नहीं है या हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा डिफरेंट चला जाता है, नेटवर्क में चला गया, नेटवर्क से, तो आप उसको खुद से एक्सप्लोर करिए, वो आपको खुद करना है। जैसे मैंने पैसिव स्निफिंग में बताया, पैसिव स्निफिंग रेफर्स टू स्निफिंग थ्रू अ हब। आपके दिमाग में हब आया, अब हब क्या होता है ये आपको एक्सप्लोर करना है। एक्चुअली मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, बट एक लाइन का तो होता नहीं है, देयर इज मल्टीपल थिंग्स। तो आप हब के बारे में भी थोड़ा पढ़िए कि भाई हब क्या होता है, तो उससे आपको हब का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर स्विच का मैंने बताया, तो थोड़ा स्विच का कंसेप्ट देख लिए, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट देख लिए, उसको भी नोट कर लिया। ये होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में आपको काफी कुछ जानकारी मिलती है खुद से, वो जरूरी होता है। नाउ लिखो आगे। पैसिव स्निफिंग रेफर्स टू स्निफिंग थ्रू अ हब वेयर द ट्रैफिक इज सेंट टू ऑल पोर्ट्स, where the traffic is sent to all the ports, where a traffic is sent to all the ports, where a traffic is sent to all the ports. It involves monitoring packets sent by others. लिखिए, it involves it involves it involves monitoring packet It involves monitoring packets sent by others without sending any additional data packets in the network traffic. Without sending any additional data packet. Without sending any additional data packets in the network traffic. मतलब इसमें जो मॉनिटरिंग होती है पैकेट्स की, जो कि अलग से मतलब बाहर से जो पैकेट्स आ रहे हैं उसकी जो मॉनिटरिंग होती है, वो मॉनिटरिंग ऐसे होती है बिना एडिशनल डेटा पैकेट को भेजे हुए, कोई भी डेटा पैकेट नहीं भेजी जाती है नेटवर्क के ट्रैफिक का। ये पैसिव स्निफिंग का एक फीचर है। आगे लिखिए। बाकी लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना यार, कोई कॉपी पेस्ट कर रहा है कि नहीं देखने में एक बार। ठीक है, चलो अच्छी बात है। रवि कुमार इज सेंडिंग, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, तो मैं रिपीट कर, इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग पैकेट्स सेंट बाय अदर्स विदाउट सेंडिंग एनी एडिशनल डेटा पैकेट्स इन द नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, नो गुड। लिखिए आगे, प्लीज राइट इट डाउन। इन अ नेटवर्क, इन अ नेटवर्क, इन अ नेटवर्क, इन अ नेटवर्क, in a network that uses hub to connect systems, that uses hub to connect systems, in a network that uses hubs to connect systems, to connect systems
all hosts on the network, all hosts on the network, all hosts on the network can see all the traffic, can see all the traffic can see all the traffic and therefore the attacker can easily capture traffics going through the hub. Therefore attackers can capture the traffic going through the hub. मतलब जो नेटवर्क हब्स का यूज करते हैं ना, ठीक है, सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए, तो जितने भी उस नेटवर्क में जितने भी होस्ट होते हैं, जितने भी अदर कंप्यूटर्स होते हैं, वो सारे ट्रैफिक्स को देख सकते हैं, ठीक है, एंड इसलिए अटैकर उसको इजीली कैप्चर कर सकता है क्योंकि वो सारा एक जंक्शन से होके गुजरता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक जगह से ही सारे पोर्ट्स को ट्रैफिक भेजे जाते हैं, तो जो सारे कनेक्टेड डिवाइसेज है वो सब देख सकते हैं। एंड ये कैसे, ये जो चीज़ है वो स्विच के केस में नहीं होता है, स्विच के केस में ये चीज़ नहीं होती है, हब में ये चीज़ होती है। दैट्स वाई हब इज़ नॉट प्रिफर्ड काफ़ी सारी चीज़ों में, ठीक है। इसीलिए लिख लीजिए, हब यूसेज इज एन आउटडेटेड अप्रोच, हब यूसेज इज एन आउटडेटेड अप्रोच। इसलिए हब जो है ये एक आउटडेटेड अप्रोच है एंड द मॉडर्न अप्रोच इज टू यूज द स्विचेस। मॉडर्न अप्रोच जो है वो ये है स्विचेस को यूज करना। द मॉडर्न अप्रोच इज टू यूज स्विचेस, स्विचेस को यूज करना हमारा जो है मॉडर्न अप्रोच है रादर देन द हब। चलिए, ये तो हमारी बात हो गई पैसिव स्निफिंग की, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्टिव स्निफिंग। ऑब्वियसली पैसिव स्निफिंग में जो हमने देखा उसी का उल्टा होगा एक्टिव स्निफिंग में, ठीक है। सॉरी एक्टिव स्निफिंग, ये राइटिंग पे मत जाना, जब मन नहीं होता तो कुछ भी लिखता हूं मैं। एक्टिव स्निफिंग मतलब लिखने का मन नहीं होता, तो जैसे लिखने का मन नहीं था तो लिख दिया एक्टिव स्निफिंग। इसको इसकी भावनाओं से समझना कि ये स्निफिंग लिखा हुआ है, बोल भी दे रहा हूं मैं इसलिए बोल देता हूं। देखो, एक्टिव स्निफिंग इज यूज्ड टू स्निफ अ स्विच बेस्ड नेटवर्क। स्विच बेस्ड नेटवर्क जो होते हैं उस पे एक्टिव स्निफिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव स्निफिंग इज यूज्ड टू स्निफ अ स्विच बेस्ड नेटवर्क, ठीक है। इसको कैसे किया जाता है, लिखो, एक्टिव स्निफिंग इन्वॉल्व्स, यहां से शुरू होती है पूरी गेम। एक्टिव स्निफिंग इन्वॉल्व्स, एक्टिव स्निफिंग इन्वॉल्व्स injecting ARP पैकेट्स या इंजेक्टिंग ARP या एड्रेस रिजोल्यूशन पैकेट्स, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख, दो तरीके से कर सकते हो, ARP भी बोल सकते हो, इसको हम बोल देंगे एड्रेस रिजोल्यूशन पैकेट्स, क्योंकि इंजेक्ट पैकेट्स को ही करते हैं, ठीक है। या फिर तुम इसको ARP पैकेट्स बोल सकते हो, जो कि उतना कुछ खास उतना सही नहीं होगा, बिकॉज ARP का मतलब हो जाता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल के पैकेट्स नहीं करते हैं हम, एड्रेस रिजोल्यूशन पैकेट्स, ठीक है। तो लिखो, एक्टिव स्निफिंग इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग एड्रेस रिजोल्यूशन पैकेट्स इनटू द नेटवर्क, ये इंजेक्ट किए जाते हैं इनटू द नेटवर्क to flood to
flood the switch cam table, बाद में बताऊंगा cam table क्या है। the switch cam table, जिसको कि हम बोलते हैं content addressable memory, content addressable memory. Active sniffing involves injecting address resolution packets into network to flood switches cam table, that is the content addressable memory table, ठीक है। cam का मतलब होता है content addressable memory, into the switches cam table, which keeps the track of host port connection, keeps the track of host port connection. It keeps track of host port connection. इसे रिपीट करता हूं। एक्टिव स्निफिंग इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP पैकेट्स into the network to flood the switches CAM table, content addressable memory, which keeps track of host port connection. ठीक है, keeps track of host port connections. Now एक्टिव स्निफिंग के बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं। एक्टिव स्निफिंग के टेक्निक्स की अगर बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल। इन टेक्निक्स में ही आपका मैक फ्लडिंग आता है, जिसके बारे में हमने बात की है बट पढ़ा नहीं उसको। इन टेक्निक्स में ही आपका DNS पॉइजनिंग आता है, जो हमने देखा था। DNS वाले जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने जो देखा था, तो इसमें ही हमारा DNS पॉइजनिंग आता है, जो हमने प्रैक्टिकल भी किया था बेटर कैप से। ठीक है, इसी में हमारा ARP पॉइजनिंग भी आता है, जो हमने बेटर कैप से प्रैक्टिकल करके सारा कुछ देखा था। तो हमारा बहुत सारा जो ये सब प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी हो चुका है, बट इसमें के कुछ कंसेप्ट्स और भी जो डीप हैं वो मैंने आपको बोला था मैं आपको बताऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। इसी में आता है DHCP अटैक्स। ठीक है, इसी में आता है स्विच पोर्ट स्टीलिंग, एंड इसी में आता है आपका स्पूफिंग अटैक, स्पूफ करना। ठीक है, ये सब एक्टिव स्निफिंग के टेक्निक्स हैं। अगर आपको अब तक नहीं पता था तो ये एक्टिव स्निफिंग के टेक्निक्स हैं। बैक फ्लडिंग, DNS पॉइजनिंग, ARP पॉइजनिंग, DHCP अटैक्स, स्विच पोर्ट स्टीलिंग एंड स्पूफिंग अटैक। ठीक है भैया, तो आपने ये समझ लिया कि टाइप्स ऑफ स्निफिंग ये सब देख लिया। नाउ अब गाइस एक्चुअली में कैसे हैक होती है। एक्चुअली में जो हैकर है या कोई भी अटैकर है वो स्निफर्स का यूज करके, यानी जो भी टूल्स होते हैं उसका यूज करके कैसे नेटवर्क्स को हैक करते हैं, इसके कंसेप्ट को समझेंगे। प्रैक्टिकली तो आपने देखा ही है, आगे भी और भी देखोगे, वायरशार्क में बहुत सारी चीजें देखोगे अभी आगे चल के, बट एक्चुअली इसका कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट, तो उसको हम समझते हैं पहले। अरे यार व्हाट इज, ठीक, कंसेप्ट ऑफ वर्किंग ऑफ स्निफर्स। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, जो हैकर है वो अपना कंप्यूटर या पीसी जो भी होता है वो एक स्विच पोर्ट से कनेक्ट करता है, स्विच के पोर्ट से कनेक्ट करता है जो हैकर है, पहले स्टेप में। ठीक है, सेकेंड स्टेप में जो हैकर है ये डिस्कवरी टूल्स चलाता है, डिस्कवरी टूल्स,
जैसे कि नेट डिस्कवरी टूल होता है, नेट डिस्कवरी से टूल इन काली लिनक्स, नेटवर्क्स के डिस्कवरी के लिए नेट डिस्कवरी आती है टूल काली लिनक्स में। तो नेटवर्क को डिस्कवरी यानी जो भी उस पर्टिकुलर नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं, नेट डिस्कवर करके नेट डिस्कवर टूल जो आता है वो आपको डिवाइसेस की लिस्ट, आपको डिटेल्स, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, ये सारी डिटेल्स देता है जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं। तो उसके बाद सेकंड स्टेप में हैकर नेट डिस्कवरी टूल चलाता है ताकि जो नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस हैं उसके बारे में जानकारी के लिए, उसके बारे में जानकारी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होता है, ठीक है। हैकर जो है टारगेट मशीन को फिक्स करता है। लाइक इसको फिक्स नहीं बोलेंगे, ऐसे गलत इंटरप्शन हो जाएगा। हैकर जो है चूज द टारगेट, ठीक है। टारगेट को चूज करता है हैकर थर्ड वाले स्टेप में कि कौन मेरा टारगेट होगा, कौन आईपी एड्रेस जो है वो मेरा टारगेट होगा, किस पे मुझे अटैक करना है, ये टारगेट चूज करता है। उसके बाद आती है फोर्थ स्टेप। इसके बाद हैकर जो है वो विक्टिम को पॉइजन देता है, जहर देता है, पॉइजन करता है। किसको? विक्टिम को नहीं, पॉइजन विक्टिम के मशीन को, ऐसे नहीं कि विक्टिम को पॉइजन कर देता है, विक्टिम के मशीन को पॉइजन करता है, ठीक है। किसके थ्रू पॉइजन करेगा? ARP स्पूफिंग, जो ऑलरेडी हमने उसका प्रैक्टिकल देखा था। ARP स्पूफिंग के थ्रू इसको पॉइजन करता है एंड इस प्रोसेस को पूरा MITM बोलते हैं गाइस, मैन इन द मिडिल अटैक, मैन इन द मिडिल बोलते हैं, MITM अटैक बोलते हैं, मैन इन द मिडिल, ठीक है भाई। ये भी हो गया चौथा स्टेप। पांचवें स्टेप में क्या होता है? अब गाइस जो हैक, ऐसे लिखो कि विक्टिम्स ट्रैफिक gets redirected to attacker's कंप्यूटर। अब विक्टिम का जो ट्रैफिक है वो रिडायरेक्ट होता है अटैकर के कंप्यूटर पर। ये हमने देखा था प्रैक्टिकली, हमने सब चीज करके भी देखा था। द लास्ट स्टेप इज हैकर एक्सट्रैक्ट द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रैफिक। हैकर जो है वो उस ट्रैफिक से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है। ऐसे ही स्नीफर्स काम करते हैं जनरली। ये 6 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं किसी भी स्नीफर की वर्किंग में। किसी भी स्नीफर में किसी भी टाइप का स्नीफिंग हो रहा है, HTTP हो, HTTPS हो, HTTPS में एक स्टेप बढ़ जाएगा कि वो उसको डाउनग्रेड करेगा HTTP में, ताकि उसको प्लेन टेक्स्ट में मिले, ठीक है। ये बस, और कुछ भी नहीं। बाकी सारे स्टेप्स जो हैं वो सेम यहाँ पे किए जाते हैं, सेम अप्लाई होते हैं। नाउ गाइस, ये स्टेप्स करने के बाद, ये वर्किंग समझने के बाद, आपको अब ये समझना है कि कौन से ऐसी प्रोटोकॉल्स हैं जो स्नीफिंग से वल्नरेबल हैं, ठीक है। ये भी आपको समझना पड़ेगा। स्नीफिंग से हर एक प्रोटोकॉल वल्नरेबल नहीं होता है, हर जगह पे आप स्नीफिंग हर तरीके का नहीं कर सकते हो, ये भी बात एक दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। यू कांट डू एवरीथिंग, ओके ओके गाइस। तो यहाँ पे गाइस स्नीफिंग के लिए प्रोटोकॉल्स जो वल्नरेबल है, vulnerable protocols for sniffing, इनमें पहला जो प्रोटोकॉल है टेलनेट है, स्निफिंग से वल्नरेबल है। या एक और प्रोटोकॉल होता है गाइस rlogin, ठीक है। टेलनेट एंड rlogin ये प्रोटोकॉल्स वल्नरेबल है। दूसरा HTTP वल्नरेबल है, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद IMAP प्रोटोकॉल एक होता है, कभी आपने पढ़ा, हमारे को जरूरत नहीं है तो आपको समझ में आ जाएगा। IMAP एक प्रोटोकॉल होता है, वो भी वल्नरेबल है। SMTP भी वल्नरेबल है, ठीक है, वो प्रोटोकॉल। POP जो होता है आपका मेलिंग प्रोटोकॉल, वो भी वल्नरेबल है।
क्योंकि पॉप का लेटेस्ट जो अपग्रेडेड वर्जन है उसमें पासवर्ड्स को हाइड किया, मतलब पासवर्ड्स को इंक्रिप्ट किया गया है। पुराने वर्जन में जो पॉप नॉर्मल पॉप है उसमें नहीं था। FTP इज वल्नरेबल, FTPS इज नॉट वल्नरेबल क्योंकि उसमें सिक्योर हो जाता है। उसी तरह से SMTP इज वल्नरेबल, SMTPS इज नॉट वल्नरेबल क्योंकि वहां पे सिक्योर हो जाती है। उसी तरह HTTP इज वल्नरेबल, HTTPS इज नॉट वल्नरेबल बिकॉज उसमें सिक्योर हो जाता है। हम डाउनग्रेड करते हैं, हम SSL स्ट्रिपिंग करते हैं, SSL को स्ट्रिप करके हटा के उसको HTTP में डाउनग्रेड करके तभी स्निफिंग करते हैं। आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा गाइस। आप यू कैन नॉट एवर sniff and see the credentials या sensitive information in plain text password of HTTPS network. Always keep in mind. कभी भी आपसे कोई पूछे HTTPS का क्लियर टेक्स्ट देख नहीं देख सकते हैं, हमें उसको डाउनग्रेड करना ही पड़ेगा, तब जाके ही देख पाएंगे। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। नहीं तो इंक्रिप्शन तोड़ो, ब्रेक करो, अगर आपके पास पावर है इतनी इंक्रिप्शन ब्रेक करने की, तो देन दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। उसी तरह से एक और प्रोटोकॉल होता है NNTP करके, दैट इज नॉट ऑफ आवर यूज। उसमें भी ऐसा नहीं होता है, मतलब उसमें भी ये वल्नरेबल है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो एक तरह से वल्नरेबल है, ठीक है। वल्नरेबल प्रोटोकॉल से टू स्निफिंग, अगर ये प्रोटोकॉल्स पे आप स्निफिंग करते हैं तो ये काफी इजीली जो है वो हो जाता है, ठीक है। हाँ, एक और जानकारी के लिए बता दूं कि OSI मॉडल जो होती आपकी आप जो पढ़ोगे नेटवर्किंग में, अभी आगे चल के, आगे जब हमारा साइबर सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा, हमारा साइबर सिक्योरिटी जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा जब नेटवर्किंग पाइथन ये सब स्टार्ट होगा, तो नेटवर्किंग वाले में आप OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, ये सब बड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर में ये ऑपरेट करता है, मतलब डेटा लिंक लेयर जो होता है ना, उसी में स्नीफर्स ऑपरेट करते हैं। स्नीफर्स उसी में वो काम, अपना काम करते हैं सारा, स्पूफिंग का, स्निफिंग का, MITM जो होती है, वो सारी चीजें डेटा लिंक लेयर में होती है। अभी डेटा लिंक लेयर क्या है, कैसे है, वो सब बाद में पढ़ेंगे, दैट्स इट, ठीक है। बस बात खत्म। नाउ अब जो है गाइज, ये तो हो गए हमारे जो नॉर्मली सॉफ्टवेयर से हम स्निफिंग कर रहे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं फलाना ढिकाना। अब इसी में गाइज एक और होता है, हार्डवेयर का भी केस एक हो जाता है, जिसमें कि हम बोलते हैं हार्डवेयर प्रोटोकॉल एनालाइजर्स। कुछ हार्डवेयर भी आते हैं जिसको हम हार्डवेयर प्रोटोकॉल एनालाइजर्स बोलते हैं। इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा, एक लाइन। हार्डवेयर प्रोटोकॉल एनालाइजर्स क्या होता है, लिख लीजिए। A hardware protocol analyzer is a piece of equipment. A hardware protocol analyzer is a piece of equipment that captures signals without altering the traffic in a cable segment. Without altering traffic in a cable segment. In a cable segment. A hardware protocol analyzer is a piece of equipment that captures signals without altering the traffic in a cable management. In a cable management. ठीक है, लिखो
it can be used to it can be used to monitor network usage and it can be used to monitor network usage and identify malicious network traffic. It can be used to monitor network usage and identify malicious network traffic. Generated by hacking software installed in the network. हार्डवेयर प्रोटोकॉल एनालाइजर्स का ये काम होता है. It can be used to monitor network usage and identify malicious network traffics generated by hacking softwares installed in the network. ठीक है. It captures a data packet. It captures a data packet, decodes it, decodes it, and analyze it, and analyze its content, and analyze its content, and analyze its content based on certain predetermined rules. Based on certain predetermined rules. Based on certain predetermined rules. It allows the attacker, मतलब इसको एज अ पॉजिटिव भी यूज कर सकते हैं, इसको इलीगल तरीके से भी यूज किया जा सकता है, एक हैकर भी यूज कर सकता है, इसको एक मॉनिटरिंग टूल की तरह भी यूज किया जा सकता है. ठीक है. हार्डवेयर पैकेट एनालाइजर, प्रोटोकॉल एनालाइजर्स को. अभी तक तो आपने इसके फीचर्स को देखा. अब इट अलाउज द अटैकर टू सी इंडिविजुअल डेटा बाइट्स. इट अलाउज अटैकर to see individual data bytes, of each packet, passing through the cable. ये एक बहुत ही पॉपुलर पैकेट एनालाइजर है, या प्रोटोकॉल एनालाइजर बोल लो, हार्डवेयर प्रोटोकॉल एनालाइजर, ये बाय टेलीडाइन. ठीक है. तो इस तरह का कुछ ये होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो, द इंडस्ट्रीज मोस्ट एक्यूरेट एंड ट्रस्टेड यूएसबी एनालाइजर प्लेटफॉर्म नाउ सपोर्ट्स यूएसबी 3.2 कनेक्टिविटी, यूएसबी 4 एंड थंडरबोल्ट ऑल्सो, ऑब्वियसली 3 टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन. थंडरबोल्ट 3 टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन भी है. ठीक है ना. तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल रही है, प्रोडक्ट की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. ये सारे ये जो है वो प्रोडक्ट डिटेल्स हैं. यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं. यहाँ पे इनका मैनुअल जो है इसके ये दिखते हैं. फीचर्स जो हैं
ये आप देख सकते हो 32 GB तक की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी इसके अंदर में है, ठीक है ना। ट्रिगर्स, हाँ ट्रिगर्स वगैरह भी करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यू कैन सी ऑल द डिटेल्स हियर यहाँ पे। एंड अगर आपको लाइक इनको परचेस करना है तो यू कैन जस्ट यहाँ पे कहीं पे आपको परचेज का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक प्रोडक्ट एंड यहाँ पे और भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, बट ठीक है, आपको यहाँ पे शायद अकाउंट का कुछ सिस्टम होगा मेरे ख्याल से, अकाउंट वगैरह का है। अकाउंट वगैरह आप क्रिएट करके उसके बाद सिंपली आप इसको यहाँ से आप बाई करके बाई भी कर सकते हैं। प्रोटोकॉल एनालिसिस सॉल्यूशन में ये वाली चीज़ है आपका, हार्डवेयर या जो भी है वट एवर। तो इस तरीके से ये बहुत सारे एडाप्टर्स हैं। शॉप नाउ इनका स्टोर है खुद का, बेसिकली यहाँ से शायद डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा, बट देख लेते हैं। ये इसकी और भी थोड़ी अच्छे से डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो इसका ये पूरा का पूरा मतलब डिटेल है। शॉप नाउ ओपन नहीं हो रहा है, ओपन हो गया। तो यहाँ पे ये क्या खुल गया है, USB सॉल्यूशंस। तो हियर इट इज़ एंड यहाँ पे आ रहा है ये प्रोटोकॉल एनालाइज़र, ये वाली चीज़ है USB प्रोटोकॉल एनालाइज़र। तो बहुत ही सस्ता है, अगर आप चाहें तो $5000 में खरीद सकते हैं। $5000 का मतलब 3.5 लाख रुपए के आसपास हो जाते हैं अप्रॉक्स, तो बहुत महंगा भी नहीं है। तो इफ़ यू वांट यू कैन परचेज इट फ्रॉम हियर। परचेज जब आप कर लीजिएगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, मैं भी थोड़ा यूज़ कर लूँगा इसको। ओके चलो, आप में से कौन परचेज कर रहा है, हु इज़ परचेजिंग इट, कौन परचेज कर रहा है, मतलब आप में से काफ़ी लोग यहाँ बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो बताइए ज़रा जल्दी। क्या मजाक है सही बना यार। अब देखो वो बोल रहा है अभिषेक नागर इतने में मैकबुक ना ले लूँ, मतलब मैकबुक अलग चीज़ है भाई ये हार्डवेयर एनालाइजर है, ये दोनों में कोई सिमिलरिटीज ही नहीं है। तुम बोल रहे हो मैकबुक ना ले लूँ, मैकबुक तो अलग चीज़ है भाई, है ना। तो यहाँ पे ये आपने देख लिया। यहाँ पे इसके बाद इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्डवेयर एनालाइजर्स आते हैं दैट यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट, उनका ये काम होता है बेसिकली। तो बेसिकली हार्डवेयर एनालिसिस का यूज़ करके एक एक पैकेट को, अगर आपने हार्डवेयर एनालाइजर चूज़ कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, मान लो परचेज कर लिया, और आपने किसी स्विच से उसको कनेक्ट कर दिया किसी एक नेटवर्क के अंदर में, तो यू कैन सी एवरी बाइट ऑफ डेटा गोइंग थ्रू द नेटवर्क, पूरा का पूरा स्निफ कर सकते हो खतरनाक तरीके से। इसीलिए आपने देखा होगा गाइस, आपने जब देखा होगा गाइस कि आप तो उस नेटवर्क में आ गए, तो आप उस नेटवर्क में स्निफिंग से कोई भी चीज़ कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू। ये मूवीज़ वगैरह में ज़्यादातर होती है चीज़ें, मूवीज़ वगैरह में। तो यहाँ पे हार्डवेयर्स भी, हैकिंग में जब बहुत बड़े लेवल की हैकिंग होती है ना, तो वहाँ हार्डवेयर हैकिंग जरूर इन्वॉल्व होता है। बिना हार्डवेयर हैकिंग के बड़ी हैकिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है, वेरी मच लाइक डिफिकल्ट। यश परवाल बोल रहा है मैं ले रहा हूँ सर, अभी ऑर्डर कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ यश तुम्हारी भावनाओं को। मैं पूछूंगा अरे सही में क्या, तो तुम बोलोगे सर मजाक कर रहा हूँ, फिर कहीं तुम बोलोगे सर, मैं बोलूँगा अच्छा, तो बोलोगे सर मजाक आपने स्टार्ट किया, फिर मैंने भी कर दिया। हम्म। चलो, तो हार्डवेयर प्रोटोकॉल एनालिसिस के बारे में आपने आपको पता चल गया। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, उसके बारे में जान लीजिए। दिस इज कॉल्ड स्पैन पोर्ट। स्पैन पोर्ट, ठीक है, एक स्पैन पोर्ट होता है। ये क्या होता है इसके बारे में लिख लीजिए फटाफट, फटाफट लिखिए।
A span port is a port. A span port is a port that is configured to receive a copy of every packet. A span port is a port that is configured to receive a copy of every packet that passes through a switch. ठीक है, इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कैसे होता है ये। बहुत ही खतरनाक चीज होती है। अगर कोई अटैकर इस पोर्ट से कनेक्ट हो पाता है, बहुत मुश्किल है, बट अगर हो पाता है तो हर एक पैकेट अटैकर के थ्रू होके गुजरेगी स्विचेस की। ठीक है, मतलब मान लो कोई एक भाई क्या हुआ, कोई एक हैकर है, मान लो देयर इज अ हैकर। ठीक है, अबे यार, मान लो देयर इज अ हैकर, इसका अपना एक स्नीफर है। स्नीफर बोल सकते हो, या फिर आप बोल लो कि कोई प्रोटोकॉल एनालाइजर ही यूज कर रहा है। वो प्रोटोकॉल एनालाइजर मान लो यूज कर रहा है। स्नीफर को अभी हटा देते हैं, ये सॉफ्टवेयर के सेक्शन में चला जाता है। मैं हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ फिलहाल। कोई प्रोटोकॉल एनालाइजर है, जैसे हार्डवेयर प्रोटोकॉल एनालाइजर हमने जो पिछले टाइम अभी देखा था, लास्ट टाइम, उसमें USB 3.3 का सपोर्ट भी था। USB से कनेक्ट हो जाता है 3.1 से। तो उसने क्या किया, या स्विच पोर्ट भी होता है, थंडरबोल्ट सपोर्ट भी है, सब कुछ है इसमें। वो वाला स्विच पोर्ट वाला भी होता है उसमें, जो मेल पार्ट होता है बेसिकली। तो व्हाट ही और शी विल ट्राई टू डू, स्विचेस जो जैसे स्विचेस होते हैं ना, स्विचेस गाइस, तो जैसे कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे कि ये इस तरह का एक स्विच होता है, ऐसे होता है रेक्टेंगुलर शेप में जनरली स्विचेस होते हैं। एंड यहाँ पे गाइस सारे स्विचेस में ना पोर्ट्स होते हैं, जिनको हम स्विच पोर्ट्स बोलते हैं। इस तरह के पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड फिर लास्ट में भी पोर्ट्स होते हैं। तो इनमें तो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, होस्ट ए, होस्ट बी कनेक्टेड है। कंप्यूटर्स जो आपके हैं भैया वो सब कनेक्टेड है, होस्ट सी, होस्ट डी, होस्ट ई, ऐसे कनेक्टेड होते हैं। इसी में एक होता है स्पैन पोर्ट, और इसी में एक IDS पोर्ट भी होता है। IDS के बारे में नहीं पता तो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम पोर्ट होता है, जिसमें इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स के जो भी हार्डवेयर है वो कनेक्टेड होते हैं। बेसिकली IDS जो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम हार्डवेयर होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जिसको कि आप ऐसे बता सकते हो, IDS जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। एंड ये फिर अपना जो भी है इंटरनेट होता है अपना, जो भी इंटरनेट से ट्रैफिक वगैरह आती है जो भी, तो IDS के थ्रू होके आती है। फायरवॉल होता है, एक तरह का फायरवॉल होता है, और वो फायरवॉल जो है वहाँ पे अपने रूल्स के अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करता है पैकेट्स को, ठीक है, ताकि कोई भी तरह का मलिशियस पैकेट जो है वो ट्रैवल ना कर पाए स्विच के थ्रू, सिंपल। बट ये जो स्पैन पोर्ट है, तो ये हैकर जो है ये ट्राई करेगा कि ये इसी स्पैन पोर्ट से कनेक्ट कर जाए, ये बस यही ट्राई करेगा। इसका जो प्रोटोकॉल एनालाइजर है वो ट्राई करेगा कि इस स्पैन पोर्ट से कनेक्ट हो जाए। ये इजी नहीं है, क्योंकि इसमें कनेक्ट करने के लिए फिजिकली उस पोर्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा अटैकर को, अपने नेटवर्क एनालाइजर को या प्रोटोकॉल एनालाइजर। कनेक्ट कर पाएगा अगर, तो फिर हर एक पैकेट उसके प्रोटोकॉल एनालाइजर के थ्रू होके जाएगा, सिंपल। बस यही होता है स्पैन पोर्ट का काम, दिस इज कॉल्ड स्पैन पोर्ट। तो अगर कभी आपको मौका मिला इस लेवल की हैकिंग करने की, तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा, बहुत बेसिक सा, कि एक स्पैन पोर्ट है, उसी से कनेक्ट करना है अपने पैकेट या प्रोटोकॉल एनालाइजर को। एंड उसके लिए वो खरीदना पड़ेगा 3-4 लाख रुपए का, तब जाके वो बहुत बड़ी हैकिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। ओके, तो यहाँ पे गाइज वी आर टेकिंग 2 मिनट्स, नहीं 2 मिनट नहीं, 1 मिनट का गैप थोड़ा लेते हैं, उसके बाद और भी कुछ टॉपिक्स है वो करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर का गैप लेते हैं, फिर मैं वापस आता हूँ।
आवाज़ आ रही है सबको? सबको आवाज़ आ रही है क्या? ओके ठीक है, जा रही है आवाज़, चलो ठीक है। तो अपन कहाँ पे थे? स्पैन पोर्ट कर लिया था, हाँ स्पैन पोर्ट हो गया था अपना। तो ये स्पैन पोर्ट से कनेक्ट हो जाते हैं एंड उसके बाद अपना जो भी है वो स्निफिंग वगैरह करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड काइंड ऑफ हार्डवेयर स्निफिंग या जो भी बोल लो। हालांकि उसमें भी सॉफ्टवेयर ही होता है, उसकी मदद से ही होता है, बट ठीक है। चलो नाउ यहाँ पे इसके बाद गाइज वी आर गोइंग टू सी वायर टैपिंग। सी वायर टैपिंग, इसके बारे में भी जानकारी लेनी है। तो लिखिए प्लीज प्लीज एवरीवन राइट इट डाउन। Please write it down. Wiretapping. Wiretapping is a process of monitoring of telephone and internet conversation by a third party. सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। Wiretapping is process of monitoring of telephone and internet conversation by a third party. By a third party. ठीक है, देखिए अटैकर्स connect a listening device. Attackers connect a listening device attackers connect a listening device attackers connect a listening device जैसे कि कोई भी लिसनिंग डिवाइस हो सकती है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, कुछ भी, टू द सर्किट carrying information between two phones or hosts. Carrying information between two hosts or two phones. Between two hosts or two ports or two phones. Ports में बोल रहा हूँ, two phones. Attacker connect a listening device such as hardware और software, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कोई भी लिसनिंग डिवाइस होनी चाहिए बस, टू द सर्किट कैरिंग इंफॉर्मेशन between two phones or hosts on internet. On internet. ठीक है, आगे लिखिए। It allows an hacker, it allows an attacker या hacker, it allows a hacker to monitor intercept access and record information contained in a data flow in a communication system.
इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, बस ये वायर टैपिंग होती है। इसमें वायर टैपिंग में भी फिर दो तरीके से होती हैं ये। एक होता है एक्टिव वायर टैपिंग, दूसरा जो होता है वो पैसिव वायर टैपिंग होता है। ठीक है, मतलब ये टाइप्स हैं वायर टैपिंग के। वायर टैपिंग के ये टाइप्स हैं। एक्टिव जो वायर टैपिंग होता है, ठीक है ना, ये इसमें क्या करते हैं, इसमें ये मॉनिटरिंग करता है, रिकॉर्ड करता है, ऑल्टर करता है, इंजेक्ट करता है, ठीक है, डेटा को इन अ ट्रैफिक। ठीक है, इसमें ये चीजें होती हैं एक्टिव में। पैसिव में सिर्फ मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द ट्रैफिक, and collect the information about the data। जो भी डेटा या जो भी ट्रैफिक होता है उसको बस मॉनिटर एंड रिकॉर्ड करता है। पैसिव वायर टैपिंग में सिर्फ मॉनिटर रिकॉर्ड होती है, एंड एक्टिव में मॉनिटर, रिकॉर्ड, ऑल्टर, इंजेक्ट सब कुछ होता है जो जनरली वायर टैपिंग में होता है। ठीक है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन एक्टिव वायर टैपिंग। ठीक है, इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग, लॉफुल इंटरसेप्शन। एक और चीज होती है लॉफुल इंटरसेप्शन। नाम से ही समझ में आ गया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग जिसको कि जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, लॉफुल इंटरसेप्शन। लॉफुल इंटरसेप्शन का मतलब होता है जब कोई एक लॉ एजेंसी, कोई भी एक लॉ एजेंसी हो गई या कोई भी एक लीगल एजेंसी, लीगल अथॉरिटी हो गई, वो किसी डेटा को मॉनिटर करना चाहे, किसी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करना चाहे या किसी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करना चाहे। इसके बारे में लिख लीजिए, लॉफुल इंटरसेप्शन refers to lawful interception refers to legally intercepting data communication. Lawful interception refers to legally lawful interception refers to legally intercepting data communication between two endpoints. Lawful interception refers to legally intercepting data communication between two endpoints for surveillance on the telecommunication networks, telecommunications, VoIPs या कोई भी डेटा या किसी भी तरह का नेटवर्क जो होता है उसके लिए। ठीक है, तो ये होता है लॉफुल इंटरसेप्शन, बस सिंपल। ठीक है, गॉट इट। अब गाइस इसको कैसे किया जाता है मैं इसका भी आपको ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे कोई भी, जैसे इसको मान लो ऐसे, कोई भी एक लीगल बॉडी होता है, कोई भी एक लीगल बॉडी है, कोई भी एक या कोई भी एक लीगल अथॉरिटी है। ठीक है, लीगल एजेंसी है, जैसे कि इंडिया में आपके CBI वाले हैं, नारकोटिक्स वाले हैं, CID वाले हैं, ED हैं, एक्सेप्ट्रा जो भी, या फिर आपका कोई भी पुलिस बॉडी हो गया या किसी भी तरह का कोई लीगल बॉडी हो गया। तो वो क्या करता है, एक कोर्ट ऑर्डर चाहिए, उसके लिए एक कोर्ट ऑर्डर चाहिए होता है या रिक्वेस्ट चाहिए होता है, कोर्ट रिक्वेस्ट।
जब इनको ये रिक्वेस्ट या कोर्ट ऑर्डर मिल जाता है, उसके बाद ये जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर के पास, सर्विस प्रोवाइडर्स के पास, जिसको हम ISP बोलते हैं जनरली, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन केस ऑफ इंटरनेट, एंड नॉर्मली सर्विस प्रोवाइडर इन केस ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। ठीक है, तो हम सिंपली सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाके ये कोर्ट ऑर्डर दिखाते हैं, बोलते हैं कि भैया हमें टैपिंग करनी है इस पर्टिकुलर डिवाइस की या पर्टिकुलर कम्युनिकेशन की, हमको टैप करना है, हमको इंटरसेप्ट करना है उनको। तो जब ISP के पास जाएंगे तो ये देखेंगे इनका ऑर्डर, अगर सब कुछ सही रहा तो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं ये एक एक्सेस स्विच या टैप लगा देते हैं राउटर्स पे, मतलब एक्सचेंज राउटर्स पे। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर जो है ना वो क्या लगाते हैं, एक्सेस स्विच या टैप होता है ऑन एक्सचेंज राउटर, ऑन एक्सचेंज राउटर। ये क्या होता है अभी देखेंगे, एक्सचेंज राउटर पे लगा देते हैं। क्या लगाते हैं तो भैया ये हमारे पास एक एक्सेस स्विच लगा देते हैं। ये स्विच, ये कुछ भी मान लो यार, इसको ऐसे समझ लो ये स्विच ही है। ठीक है, ये एक्सेस स्विच या टैप मान लो ये है। ठीक है, तो एक्सेस स्विच या टैप लगा देते हैं एक्सचेंज राउटर पे। एक्सचेंज राउटर का मतलब क्या होता है गाइस, ये आपको मैं समझा देता हूं। एक्सचेंज राउटर का मतलब वही जो राउटर आपको प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली, या जिस मतलब जिस राउटर से या जिस डिवाइस से आपका कनेक्टिविटी, आपका इंटरनेट कनेक्शन आपको प्रोवाइड किया, आपका होम राउटर नहीं। आपका जो होम राउटर वो तो आपका ISP के पास। देखो क्या होता है एक्सचेंज राउटर, मैं समझा देता हूँ। जैसे आपका ये, आप एज अ पर्सन यूज करो इंटरनेट, तो आपका राउटर होता है, आपका राउटर। अब राउटर से जो ट्रैफिक पास होती है वो ISP के पास ही जाती है ना। तो ये ISP जो है ना, यही आपके राउटर पे एक एक्सचेंज राउटर सेटअप करता है, एक्सचेंज राउटर। और उस एक्सचेंज राउटर पे ये एक्सेस स्विच लगा देते हैं। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो ISP का राउटर है बेसिकली, या जो ISP खुद है, वो खुद एक एक्सचेंज राउटर है एक तरह से मान लो इस इंटरसेप्शन के मैटर में। एंड जब भी आपकी कोई ट्रैफिक है, जब वो इस एक्सचेंज राउटर से होके जाती है तो वो इंटरसेप्ट होती है बाय द स्विच, स्विच के थ्रू उसको इंटरसेप्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो स्विच है, ये यहाँ पे एक एक्सचेंज राउटर है, एक्सचेंज राउटर है। एंड इसी एक्सचेंज राउटर से जितने भी यूजर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, यूजर्स 1, यूजर्स 2, यूजर्स 3, इन सब का अपना पर्सनल राउटर होता है, वो अपना कनेक्टेड होता है। ठीक है, सिंपल सा। एंड यहाँ पे आपका ये इंटरनेट हो गया। ठीक है, सिंपल। तो एक्सचेंज राउटर से स्विच या स्विच टैप को कनेक्ट कर देते हैं। एंड उसके बाद यहां पे एक सिस्टम कनेक्ट होता है स्विच से, जो कि बेसिकली रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। एंड यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हार्डवेयर प्रोटोकॉल एनालाइजर्स, हार्डवेयर प्रोटोकॉल एनालाइजर्स HPA। यहाँ पे ये सेटअप किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके स्पैन पोर्ट से। जो आपको अभी बताया था मैंने, स्पैन पोर्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे टेक्निक वही है, इसलिए मैं आपको वो चीज़ें बता रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं तो आपको समझने में आसानी होती है, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों भी बता देता हूँ पहले ही, ताकि बाद में आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आए ही ना कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये स्पैन पोर्ट से HPA यानी हार्डवेयर प्रोटोकॉल एनालाइजर्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बस सिंपल। अब यहाँ पे मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगी रियल टाइम में, एंड इसको मॉनिटर करते हुए एक स्टोरेज सिस्टम में स्टोर किया जाएगा। स्टोरेज सिस्टम में जो भी डेटा उसको स्टोर किया जाएगा। एंड अगर आपको याद हो तो हमारा जो हार्डवेयर प्रोटोकॉल एनालाइजर है, इसमें खुद का इनबिल्ट स्टोरेज भी होता है, जैसे कि हमने अभी एक हार्डवेयर प्रोटोकॉल एनालाइजर देखा था यहाँ पे एग्जाम्पल में। यहाँ पे ये वाली जो एग्जाम्पल में हमने देखा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 GB ऑफ रिकॉर्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी होती है, क्योंकि डेटा इन्फॉर्मेशन को बस कैप्चर करता है, बस ट्रैफिक को कैप्चर, तो 2 GB बहुत होते हैं। 2 GB की ट्रैफिक को कैप्चर करना इज अ ह्यूज थिंग। ठीक है, वो बस डेटाज होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इमेज आ रही है, वीडियोज रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बस वो डेटा फॉर्म में रिकॉर्ड होता है। तो स्टोरेज में यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, एंड इन स्टोरेज को मैनेज करने के लिए देयर इज अ CMS, जिसको कि हम बोलते हैं, इसको ऐसे कर लो, एक CMS सेटअप होता है, सर्वर सेटअप होता है। ठीक है, ये सर्वर सेटअप जो होता है, इसको कोई भी लॉ एजेंसीज डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है इसके अंदर के डेटा को।
इसके अंदर के जो भी इंफॉर्मेशन है सबको। तो इसको हम जनरली इसको हम बोलते हैं CMS। CMS वेब डेवलपमेंट के केस में कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, बट इस केस में यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैनेजमेंट सर्वर। ये होता है सेंट्रल मैनेजमेंट सर्वर। एंड यहाँ से फिर लीगल बॉडी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेती है डेटा को, जो भी डेटा होता है वो इस तरह। तो इस तरह से ये पूरा हायरार्की है, ऐसे ऐसे चलते चलते ऐसे ऐसे यहाँ से इधर, ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरा हायरार्की जो है ये काम करता है। ये पूरा जो तरीका है वो काम करता है अपना, एंड आपके सामने यहाँ पे। ठीक है, लीगल बॉडी है, कोर्ट ऑर्डर लेके ISP के पास जाता है, रिक्वेस्ट करता है। ISP क्या करती है, एक स्विच टैप सेटअप करती है, सिंपल सा एक्सेस स्विच टैप होता है बेसिकली, जो कि एक्सचेंज राउटर से कनेक्टेड होते हैं। एक्सचेंज राउटर जिससे यूजर्स कनेक्टेड होते हैं, यूजर्स का जो भी डेटा आएगा एक्सचेंज राउटर पे आएगा। एक्सचेंज राउटर से जो है ये स्विच पोर्ट के थ्रू मॉनिटर किया जाता है, हार्डवेयर एनालाइजर्स के थ्रू, या कोई भी मशीन ऐसी जो कि पैकेट्स को रियल टाइम में मॉनिटर कर सके, उससे उसको फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपका इंटरसेप्ट हो रहा है उसको एक स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है, जो कि मैनेज किया जाता है एक CMS सर्वर के द्वारा, यानी सेंट्रल मैनेजमेंट सर्वर्स के द्वारा, जहां से कोई भी लॉ एजेंसी जो रिक्वेस्ट जिन्होंने करा था वहां से उसको वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस लॉफुल इंटरसेप्शन का, जो कि जनरली पुलिस वाले जो जिसमें आपने अभी तक सुना होगा इंटरसेप्ट करते हैं या मॉनिटर करते हैं या जो भी है, वो यहाँ से ही होते हैं। बड़े बड़े क्राइम्स के केसेस में, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के केसेस में ये चीज़ें यूज में आती है, सिंपल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये लॉफुल इंटरसेप्शन इसको कहा जाता है। नाउ इतना सब होने के बाद गाइज, अब देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हमें बहुत कुछ अभी जानना है, सीखना है, समझना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ और टर्म्स की जानकारी चाहिए, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कैम के बारे में, कैम टेबल के बारे में, तो हमें कैम टेबल क्या होता है वो सब जानना है, कैसे काम करता है ये सब देखना है। ठीक है, क्योंकि कैम टेबल का जो रोल है वही मैक फ्लडिंग में हेल्प करता है। मैक फ्लडिंग हम उसी के थ्रू करते हैं, कैम टेबल के थ्रू। ठीक है, बिकॉज अगर कैम टेबल का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आपका मैक फ्लड का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, या फिर स्विच पोर्ट स्टीलिंग का कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। ये सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ चीज़ें देखनी जाननी है। उसके बाद DHCP की वर्किंग वगैरह समझनी है। ठीक है, DHCP कैसे काम करता है, कैसे अटैक्स में उसको यूज़ लिया जा सकता है, DHCP का यूज़ करके कैसे अटैक वगैरह होता है, ये सब हम देखेंगे, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम ARP के बारे में थोड़ा और हम डिटेल देखेंगे। हालांकि ARP हमने कर लिया है, बट थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम उसका ARP का भी फिर से एक बार मैं आपको समझा दूंगा, थोड़ा डिटेल वे में। थोड़ा पहले जो बताया मैंने तो प्रैक्टिकली ज़्यादा बताया आपको, थ्योरेटिकली थोड़ा हम और भी डिटेल में घुस के करेंगे। ARP पॉइजनिंग जो होती है आपकी वो चीज़। ठीक है, बस दैट्स इट, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद स्पूफिंग का जो हमारा है लास्ट वाला, जो हमारा स्पूफिंग मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल को भी हम देखेंगे। स्पूफिंग कैसे, किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से पॉसिबल है स्पूफिंग करना, स्पूफिंग के अलग अलग टाइप्स जो हैं वो सब हम देखेंगे। कुछ और अटैक्स वगैरह हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे और अटैक्स हैं जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। DNS पॉइजनिंग का प्रैक्टिकली आपने देखा ही था बहुत सारी चीज़ें, तो DNS पॉइजनिंग के बारे में थोड़ा और ओवरव्यू देंगे। कुछ चीज़ें जो हैं जो मैंने सोचा था आपको बताने का वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है ना, प्रॉक्सी सर्वर्स के थ्रू ये सब चीज़ें जो कैसे होती है पॉइजनिंग, मतलब टूल्स वगैरह कुछ हैं, कुछ और भी, मतलब आप यू कैन यूज़। वैसे बिटरकैप इज़ द बेस्ट टूल आई थिंक। उसके बाद हम स्निफिंग वगैरह में टूल्स पे आ जाएंगे थोड़े। तो मैं जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड टूल जो बताता हूँ जनरली स्निफिंग के लिए, वो वायरशार्क से बेटर कोई सी भी टूल नहीं है। वायरशार्क इज द बेस्ट स्निफिंग टूल अवेलेबल टिल नाउ इन द मार्केट। उसके अलावा देयर आर अदर टूल्स ऑल्सो, कैप्सॉप्स करके आता है, वो सब टूल्स भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे टूल्स आते हैं यू कैन यूज़, तो वो अलग बात है। दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें अभी हमारी स्निफिंग में, उसके बाद हमारी स्निफिंग कंप्लीट हो जाएगी। प्रैक्टिकल वायरशार्क एंड ये सब चीज़ों का हम करेंगे, उसके बाद हमारी स्निफिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, स्निफिंग छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, बट उसके लिए फिर मुझे कल का पूरा टाइम चाहिए आपका। कल के सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पर रोकेंगे, बट कल के सेशन को कंटिन्यू करने से पहले गाइस, जो मैंने आपको प्रीवियस टास्क दिया है सभी लोगों ने नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस टास्क को कंप्लीट कीजिए, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइज कि कल के सेशन से पहले आप प्लीज़ अभी तक के जो सेशन